नमस्कार। उत्तर बिहार के लिए एईएस खास करके बच्चों के लिए हर साल काल बनकर आता है। एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम किस तरीके से बच्चों की जान लेता है। प्रशासन खास करके गर्मी की धमक के साथ ही पूरी तैयारी में जुट जाता है। खास करके अगर हम पिछले साल भर या 2 साल पहले को देखें तो पूरे राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार की नींद उड़ गई थी एईएस के कारण। अब भी बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है उत्तर बिहार में, खास करके मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में। क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं प्रशासनिक तौर पे? आज इन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। एईएस की बात जैसे ही आती है तो बच्चों की मौत हमारे दिमाग में कौंधने लगता है। खास करके पिछले साल का जब हम आंकड़ा या पिछले साल की जो तस्वीरें उभरती है वाकई बहुत भयावह है। उसे सीख लेकर केंद्र से राज्य सरकार तक लगातार शोध का दौर चलता रहा, दिशा निर्देश आते रहे, नई नई तैयारियां होती रहीं, आधारभूत संरचनाएं बदली गई, अस्पताल नए नए बनाए गए, पीआईसीयू बनाई गई। अब क्या प्रशासनिक तैयारी है इस बार उससे निपटने के लिए? ये हम लोगों के ज़िले के लिए एईएस या चमकी बुखार जिसको हम लोग जनरली कहते हैं आम भाषा में, इसकी समस्या और चुनौती जो है बहुत बड़ी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने 2 स्तर पर मुख्य रूप से तैयारी की है। एक तो जो बच्चे आते हैं पीड़ित होकर के इससे, उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो। इसके लिए पहले हम लोग पिछले साल की जो स्थिति थी वो मेडिकल कॉलेज में 68 बेड उपलब्ध थे, लेकिन इस साल हम लोगों ने वहाँ एक 60 बेड का अलग बना है एईएस वार्ड, और उसके साथ साथ 100 बेड का हमारा पीकू वार्ड भी बना है। तो जो इलाज की बेड थे और क्षमता थी उसमें लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है, और उसको हम लोगों ने पूरी तरह से तैयार करके रखा है कि बच्चे अगर आते हैं तो उनके इलाज में कोई समस्या नहीं हो। उसके साथ साथ सदर हॉस्पिटल में भी एईएस वार्ड बनाया गया हमारा। फिर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे 16 हैं सभी प्रखंडों में, वहाँ हम लोगों ने 2 बेड का एईएस वार्ड एसी के साथ, एसी रूम के साथ बनाया है ताकि बच्चे वहाँ पहुँचें तो उनको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए, और अगर सीरियस हैं तो उनको हम लोग मेडिकल कॉलेज या सदर अस्पताल भेजें। तो एक तो इलाज के स्तर पर हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है और सभी जगह फंक्शनल है, मेडिसिन है, डॉक्टर हैं और व्यवस्था है, उसमें कोई कमी नहीं है आज के डेट में। दूसरा, हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन बहुत बड़ा चलाया है, जिसमें हम लोगों का प्रयास है लोगों को जागरूक करें कि इस तरह के मामले आए ही नहीं, और अगर मामले आते हैं तो उसको समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो पिछली बार जितने पंचायतों में और गाँवों में आए थे मामले इस प्रकार के, उसमें 196 पंचायत के 320 गांव थे। उन सभी को हम लोगों ने हमारे किसी न किसी पदाधिकारी ने गोद लिया है, और उसमें हम लोग वीकली जा करके, साप्ताहिक रूप से जा करके जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें विशेष ध्यान हम लोग दे रहे हैं, जो महादलित टोले हैं या हमारे गरीब परिवारों के टोले हैं उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि बच्चों पर इस 3 महीने में विशेष ध्यान रखें, उनकी विशेष देखभाल करें। एक तो वो धूप में खेलें नहीं, बहुत तेज धूप हो रही है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो धूप में नहीं खेलें दिन में, ये ध्यान रखें। दूसरा ये कि वो शाम को घर रहते हैं जब, तो उनको एक बार नहला जरूर दें ताकि उनके शरीर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो। और रात में उनको बिना खाए सोने नहीं दें, भूखे पेट सोने नहीं दें, अन्यथा भोर में शरीर का जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा बहुत तेजी से डाउन होता है, जिसके कारण बच्चा अचेत भी हो जाता है और चमकी वगैरह भी आने लगती है। लगातार ये बातें उभर कर सामने भी आ रही हैं, खास करके रिसर्च में, कि जो सवेरे का समय होता है, मॉर्निंग का जो समय होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, उस समय तक बच्चों पे अटैक अधिक होता है। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चे जो है भूखे पेट नहीं सोएं, उनको जरूर कुछ न कुछ खिलाएं। कई बार होता है कि बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कुछ फल खा लिए हैं या कुछ और बाग बगीचे में घूम रहे हैं, या थक करके आ गए, सो गए, उनके खाने की इच्छा नहीं हुई, या हो सकता है कि अंदर कुछ बुखार भी होता है तब भी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो सो जाएं तब भी उनको जगा करके जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, खिला करके ही सुलाएं। ये ध्यान रखें, हम लोग सबको प्रशिक्षित कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि अगर इसके बाद भी सुबह इस तरह का मामला आता है तो सुबह उठते समय ही बच्चे को भी जरूर एक बार जगा करके देख लें। कई बार ऐसा होता है कि भोर में जो चमकी आती है या बुखार आता है उसमें बच्चा अचेत हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो पड़ा रह जाए और हम लोग अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाएं। तो सुबह उठते समय गार्जियन को ऐसा लगेगा कि बच्चा सो रहा है, वो फेंट हो चुका होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बच्चे को जरूर एक बार जगा के, जब भी उठें जगा करके देख लें कि नहीं ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई लक्षण दिखता है
तो तुरंत किसी भी गाड़ी से जो उपलब्ध है आपके पास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे पहुंचे, निकटतम जो आपका प्रखंड में है, हर प्रखंड में है, और अपनी आंगनवाड़ी सेविका और आशा को भी बता सकते हैं, वो लोग भी सहायता करेंगे और गाड़ी का अरेंजमेंट करेंगे और आपको पहुंचवाएंगे। और जिस गाड़ी से बच्चा आ रहा है उसको हम लोग उसके किराया का जो भुगतान है वो सरकारी उससे किया जाएगा, रोगी कल्याण समिति से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या जिस हॉस्पिटल हमारे जाएंगे वहाँ हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। उसका दर निर्धारित है, 400 रुपये हम लोग दे रहे हैं 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है तो 600 रुपये दे रहे हैं। 40 किलोमीटर से ज़्यादा 60 किलोमीटर है तो उसको हम लोग 800 रुपये दे रहे हैं। उससे भी ज़्यादा है तो हम लोग उसको 1200 रुपये से, उस प्रकार का हम लोग राशि निर्धारित किए हैं, उनको उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें चमकी बुखार में या AES में समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जैसे ही मामला ये आता है बहुत जल्दी अस्पताल पहुंच जाने पर बच्चे की जान बचाई जा सकती है। और हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही बहुत सारे बच्चे ठीक होकर के वापस चले गए हैं। लेकिन अगर 6 से 7 घंटे 8 घंटे का विलंब हो जाता है तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है बच्चे की, फिर बचाना मुश्किल, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है टाइमिंग का। इसमें एक चीज इसमें जानना चाहेंगे कि जो एम्बुलेंस की उपलब्धता होती है, ठीक है, सरकार इसके लिए अलग से व्यवस्था की है, ये पैसे का भुगतान होगा। एम्बुलेंस की उपलब्धता किस तरीके से लोग प्राप्त कर सकें, खास करके PHC स्तर पे जो ग्रामीण लोग हैं, अगर उनका बच्चा तुरंत लगता है कि हमें तुरंत इलाज की जरूरत है तो कहाँ फोन करें, कैसे उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध होगी? ये हम लोग कंट्रोल रूम में बनाए हुए हैं अपने सदर हॉस्पिटल में, और सभी PSC में बना हुआ है, वहाँ भी लोग फ़ोन कर सकते हैं। उसका नंबर वगैरह भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरा कि अपनी आंगनवाड़ी सेविका या आशा जो कि वो लोकल ही हैं, उसी गांव की हैं, उसी टोले की हैं, उनसे अगर संपर्क कर लेंगे तो वो लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाना है तो एम्बुलेंस बुला देंगे, या दूसरी गाड़ी से भेजना है कि एम्बुलेंस में अगर विलंब हो रहा है, एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों के पास है, एक्स्ट्रा भी मिला है राज्य स्तर से, तो उसको तुरंत वो लोग कोऑर्डिनेट करके हॉस्पिटल पहुंचवा देंगे, उसमें समस्या नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज में जो इलाज बच्चे आते हैं PICU में, वो तो क्या परसेंटेज आप देखते हैं कि जो बच्चों का रिवाइवल का, पिछले साल की स्थिति थोड़ी सी अधिक खराब थी, इस बार जिस तरीके से संसाधन बढ़ाए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना रिवाइव कर पाएंगे इस बार? हाँ, इसमें हम लोग चूंकि अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत चलाए हैं और इलाज की व्यवस्था भी बढ़ी है, तो हम लोगों की उम्मीद है कि कम से कम कैजुअलिटी हो, जो बच्चे पहुंच जा रहे हैं हमारे यहाँ उनको हम लोग ठीक कर पाएँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक लगभग हम लोगों के यहाँ 30 मामले प्रतिवेदित हुए हैं, और इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि 4 डेथ हम लोगों को हुई है मुजफ्फरपुर जिले में और एक दूसरे जिले की है। तो ये अभी तक का जो स्थिति है वो हम लोगों के लिए चिंताजनक है, और लेकिन हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति में सुधार हो, बच्चे अधिक से अधिक रिकवर करें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपको गांव की ओर ले चलना चाहेंगे। जागरूकता इसमें बड़ा महत्वपूर्ण, आपने ये बातें कही भी कि जागरूक करके ही हम बचा सकते हैं, बच्चों को उस स्थिति में न जाएं, इसलिए हमें जागरूक करना होगा। जो पंचायत स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा स्तर के जनप्रतिनिधि स्तर होते हैं, उनसे किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करते हैं? जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं या फिर जो जीविका होती हैं, सहायिका होती हैं, किस तरीके से आप लोगों को डोर टू डोर कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं? ये हम लोग जो अपना कैंपेन चलाए हैं उसमें 2-3 काम किए हैं बहुत बड़े पैमाने पर। एक तो जो आप बता रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन, इसमें हमारी जो स्थानीय स्तर पर सेविका, आंगनवाड़ी सेविका हैं और आशा कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने लगाया है, जिम्मेदारी दिया है। वो लोग घर घर जा रही हैं, लगभग 8 लाख हम लोगों ने हैंडबिल बांटा है, घर घर जा करके उन्होंने बांटा है। दूसरा लगभग 22,000 लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है, इसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे कर्मी भी हैं, इन सभी लोगों को। और हमारे लगभग 1250 सरकारी बिल्डिंग है जिस पर हम लोग ने दीवार लेखन कराया है, इसके बारे में क्या करें क्या नहीं करें और कहाँ सूचना दें, इसके लिए तो हम लोग बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का, जागरूकता का, दीवार लेखन का ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और मुख्य रूप से जिम्मेदारी हम लोग हमारे जो आशा हैं, कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनको दे रहे हैं कि वो लोग ध्यान रखें और जैसे सूचना प्राप्त होती है बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाएं। एक अपील आपके माध्यम से वैसे अभिभावकों को जिनके बच्चे छोटे हैं और उन्हें लगता है कि वो हो सकता है कि जो इस AES के चपेट में आ जाएं, क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हम लोगों के लिए, और इसमें बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। उनको बाहर धूप में, लू में घूमने नहीं दें, उनको अपने पास रखें, साथ में रखें। और उसके साथ साथ ये अगर शाम को वो आते हैं घर पे
तो रहते हैं तो उनको नहलाएं जरूर, दिन में 2 बार कोशिश करें कि नहलाएं। तीसरा ये कि रात में भूखे पेट उनको नहीं सोने दें, जरूर कुछ न कुछ खिलाएं। अगर सो जाते हैं तब भी उनको कुछ खिला करके ही सोने दें। और उसके साथ फिर हम लोग उनको जो है सुबह एक बार उठते हैं तो देख लें, एक बार आप जगा करके उनको देख लें। और कोई लक्षण अगर दिखता है बीमारी का तो अपनी आशा या आंगनवाड़ी सेविका को बताएं और तुरंत सरकारी हॉस्पिटल पर लेकर के आएं। उसमें विलंब नहीं करें किसी प्रकार का। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए। जी, सरकार और प्रशासन की तैयारी, मगर उस पर भारी पड़ती है आपकी सतर्कता। आप जितने सतर्क होते हैं आपके बच्चे उतने ही सुरक्षित होते हैं। आप निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देकर आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं AES की काल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।